हेलो फ्रेंड्स, आकृति सेठी के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली ये वीडियो बनाना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग था, क्योंकि कल जो हमने टेलीग्राम एक मीटअप किया था अपने सारे को एस्पिरेंट्स के साथ, वहाँ पर बहुत सारे ये मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें प्लीज़ एक वीडियो या फिर ऐसे नोट्स शेयर कीजिए जिसमें टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग की बात की गई हो कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है। तो कैसे भी करके मैंने ये डिजिटल बोर्ड अरेंज किया है। मैंने सोचा कि एक वीडियो ले लूँ आप लोगों के साथ, और जिससे कि आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके जो टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है इसको समझ सको। अब सबसे पहले तो मैंने अपनी मार्कशीट अटैच की है। मेरी मार्कशीट में आप देख सकते हो, ऐसे में मेरे 140 मार्क्स आए थे और GS2 में भी अच्छे मार्क्स थे एंड ऑप्शनल एंड इंटरव्यू। मेरी मार्कशीट आप देख सकते हो और इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि कौन से, मतलब वैसे तो मैं कहूँगी कि हर एक का सब्जेक्ट वीक और ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई उसका वीक सब्जेक्ट है या कोई उसका अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब मेंस इवैल्यूएशन होती है उस टाइम पे, बट बिकॉज अभी मेंस आने वाला है 2023 और टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, क्या है टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, इसके बारे में ये वीडियो पूरी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके जो भी PDFs अटैच्ड हैं, जितने भी टेम्पलेट्स हैं, इस पे मैंने एक पूरी बुकलेट्स बनाई हुई है। ये बुकलेट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते इन हैंडआउट्स को। तो एक्चुअली ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग मैंने कब और कैसे सीखी। जब मैं एग्ज़ाम इस बारी मेंस दे रही थी, तो क्या होता है ना कि एक साइकिल होती है। जब आप स्टार्टिंग में इनिशियली मेंस, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है, आप इनिशियली तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके राइटिंग के फ्लो में आते हो। जब आप राइटिंग के फ्लो में आ जाते हो तो उसके बाद आप उसमें वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर देते हो अपने आंसर्स में। और जब आप वैल्यू एडिशन भी कर चुके होते हो तो एक थर्ड पॉइंट जो बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल मेंस के एग्ज़ाम आने से पहले हम करते हैं, जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, मैंने फिर धीरे धीरे करके इतना प्रो हो जाता है ना आंसर राइटिंग में बंदा कि वो मैंने फिर उसके कुछ एक होता है ना सेट फॉर्मेट निकाला था। वो सेट फॉर्मेट क्या था कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं उसे इन पैरामीटर्स पे आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर कोई भी सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसकी ये डायमेंशंस पक्का कवर करूंगी। तो उस टाइम पे टेम्पलेट्स को यूज़ किया था मैंने, बट ये नाम नहीं दिया था कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग होती है। बट जैसे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम फ्री था, तो मैंने और MK सर ने मिलके हमने इस पे एक बहुत ज़्यादा चर्चा की और हमने ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करके एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या है। हाँ, सो ज़रूरी क्यों है यार टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग। देखो, सिंपल से इन्वॉल्व है कि 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसे 6 to 7 मिनट्स में करना है हमें, और 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 11 मिनट मैक्सिमम टाइम है जो हमें देना है किसी भी एक आंसर को। अब उस टाइम पे जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो बहुत सारे एक डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। एक आपको प्रेशर होता है, कुछ अनसर्टेन क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उस टाइम पे होता है कि इन अनसर्टेन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। उसके बाद क्या होता है कि उतना कंटेंट उस प्रेशर वाले माहौल में निकल के आना, आपको 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है, तो बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो उस टाइम पे ना ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कुछ सेट क्वेश्चंस हमें पता ही है कि GS3 में कुछ क्वेश्चंस इंफ्रास्ट्रक्चर से आएंगे ही आएंगे, कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से आएंगे ही आएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे होंगे कि GS2 में IR से आएंगे, डेफिनेटली आएंगे बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS2। सो हमें जब पता ही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चंस आने हैं, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आने हैं, तो एक सेट पैरामीटर अगर हम बना लें, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो हर एक बंदा जो है उसको सेम कॉपी करके आएगा तो वो वहाँ पे कैसे मार्क्स डिफ्रेंशिएट होंगे, बट द पॉइंट इज कि आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, बुलेट पॉइंट्स, और उसकी हेडिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को एनरिच कीजिए, तो अपने आप आंसर राइटिंग जो है वो ईजी और क्विक तरीके में हो जाएगी। ये वन ऑफ द आंसर है उन क्वेश्चंस का जो मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछे थे कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने की ये वन ऑफ द टेक्निक्स है कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ करो, कंटेंट और क्वालिटी इनरिच करो अपनी, इससे क्वालिटी इनरिच भी होगी आपकी, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स भी मिलेंगे और आप एक आंसर को जल्दी टाइम में भी लिख सकते हैं। सो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टेम्पलेट है, ये मैंने कल आपसे एक मीटअप में भी शेयर किया था। सो सी
अब इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ना 3-4 तरह के सब टॉपिक्स हैं इन द GS2 सिलेबस, विच सेज कि वन इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, one is the bilateral relations and how it impacts India, one is the other regional groupings and other international multilateral groupings and its interest, India's interest in those groupings. So इन सारे उसमें एक आप इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि हमारा चाइना के साथ रिलेशंस पे एक क्वेश्चन आया. नाउ चाइना के साथ रिलेशंस आप किस किस एंगल से कवर करोगे? डू वी हैव स्ट्रैटेजिक रिलेशंस विद चाइना? Do we have trade relations with China? Do we have any kind of defense agreements with China which we want to cover? Any kind of cultural connect is there with China? So ये सारी चीज़ों को आप cover करोगे ही करोगे. And no matter whether it is China, it is USA or any other country, these points you are going to write in your paper. So why not just revise it and learn it and make it a mnemonics कि IR को question आएगा तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके टैकल करूंगा कि मैं उसमें ये पॉइंट्स लिखूंगा. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंटरनेशनल रिलेशंस का टेम्पलेट विच सेज कि आप कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं किसी भी रिलेशंस में. कल्चरल कॉन्टैक्ट्स कैन इंक्लूड एजुकेशन, ट्रेनिंग, योगा, स्पोर्ट्स, मीडिया एटसेट्रा. देन पीपल टू पीपल कनेक्ट के टर्म्स में आप यूज कर सकते हो. व्हाट आर द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रिलेशन? What are the economic aspect, trade and investments are related? What is the connectivity, physical connectivity or digital connectivity? Do we have it? For example, in the case of Afghanistan, we can say that we do have connectivity issues कि अगर अफगानिस्तान पे किसी और का कंट्रोल आ जाएगा तो इंडिया का जो एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया को कनेक्ट कर रहा है यूरोप के साथ, तो मे बी दैट कैन बी हैम्पर्ड. देन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं एंड देन सम सिक्योरिटी इश्यूज आर ऑल्सो रिलेटेड. अब इस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है? देखो इसका निमोनिक्स बनाना है वो आपको बनाना है. आप कैसे याद करोगे इसको निमोनिक्स बना के, इट इज अप टू यू. बट अगर आप इन टेम्पलेट्स को अपनी आंसर राइटिंग में डेली प्रैक्टिस करके ले आओगे ना, तो believe me, the answer writing will become more easy for you and you will become more quicker in your answers. So यही क्वेश्चन कल जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. द क्वेश्चन इज इम्प्लीकेशन ऑफ तालिबान टेक ओवर ऑन इंडिया. तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया है उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या होंगे? किसी एक क्वेश्चन में इसको यूज किया था हमने. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द क्वेश्चन. While it is still too early to predict the full implications of the military takeover of Afghanistan by the Taliban, its impact will undoubtedly be seismic for India. Discuss the implications of the Taliban's return to power and suggest the ways in which India can overcome the associated challenges. So ये questions था कि अफगानिस्तान को के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है. अभी ये कहना मुश्किल होगा कि हाउ हैज़ इट इम्पैक्टेड इंडिया, बट स्टिल उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या इंडिया कैसे ओवरकम करेगा उन एसोसिएटेड चैलेंजेस को, ये क्वेश्चन है इसका. अब एनी क्वेश्चन कम्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. व्हाट इंट्रोडक्शन विल यू राइट? या तो आप न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि येस अभी 1 साल हो गया है कि तालिबान को टेक ओवर कर लिया है, अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने, या तो आप ये कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो. या फिर आप ये कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि हमारे कुछ फैक्ट्स फिगर्स दे सकते हो कि इंडिया के रिलेशंस उसके साथ कैसे हैं अफगानिस्तान के साथ. एनी इंट्रोडक्शन which is suitable for this kind of question, you have to write that. For example, I have written कि almost a year and a half ago Taliban took over Afghanistan in August 2021 after the withdrawal of USA's troops from the region. Now Taliban कौन सी ग्रुपिंग है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. एंड देन आई हैव ड्रॉन अ मैप विच शोज अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर्स. वाई आई हैव शोन दिस कि अफगानिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, जस्ट टू शो कि इंडिया की लोकेशन इन कंपैरिजन टू अफगानिस्तान कहाँ पे है. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ तालिबान्स टेक ओवर ऑन इंडिया? यही सेम मैंने एक टेम्पलेट में लिख के सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर तालिबान को अफगानिस्तान को तालिबान टेक ओवर कर लेता है इंडिया के ऊपर. स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस कैन बी देयर दैट इट विल चेंज द जियोपॉलिटिक्स इन सेंट्रल एशिया. There are some hard infrastructure projects of India which are at risk. For example, Salma Dam. For example, parliamentary की building जो इंडिया ने बनाई थी वहाँ पे. For example, a library which India has built in Afghanistan. So some of the hard infrastructure that we have, it is at stake.
So then again, trade and investment, Afghanistan is a route towards Europe, so it can hamper that. Also trade, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और इन सब का इम्पोर्ट अफगानिस्तान से आता है, तो which can hamper that too. Political values, India is a prominent sphere that in democratic values promote करता है India बहुत ज़्यादा. जब भी ये तालिबान वाला इशू चल रहा था तो India has always supported the Afghanistan's elected government and not the Talibani government. So it is against the democratic values. Energy and minerals में energy security का issue है because Tapi pipeline which passes from Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India, it passes through Afghanistan. So if any Talibani अगर कुछ वहाँ पे ज़्यादा issue हो जाते हैं तो it can hamper our energy security too. Then it is not mandatory to use all the points in your answers. Whatever comes to your mind at the first instance, you write those points only. Do not write all the points. And also what you can do is, not all the points will come in single part. For example, this is implications. So 5 of the points can come in implications, and the other rest of the 5 points you can use in the way forward. Ki we can do much of the defense border agreements, or we can promote trade or anything else. So these points are not that ki you have to use only in one part. आप इनको 2 parts में भी 5-5 करके break करके लिख सकते हो. Then India's diaspora in Afghanistan. Then also we have a long history of cultural contacts with Afghanistan. I hope now you have understood कि templates को use कैसे करना है. So this is the implications of Taliban's strategic implications कि Afghanistan is at the center of axis between USA and Russia. तो ये वहाँ की geopolitics change कर सकता है और इंडिया के बहुत सारे hard infrastructure projects हैं. Example Salma Dam. I have a tendency to write examples in this form. Example Salma Dam, Parliament building. Then there are some economic implication, India's imports of dry fruits. Now, can you see that what I have written in the template, but how I have written in the answer? So it can be different for different other people. It is just for the reference that you have to take the economic implications, the strategic implications, the autonomy or the democratic values or the energy security. These are some of the implications which you can include. You can pause the video and read the answer, and as I have also promised in my last meetup that I am writing last 6 years previous year mains answers handwritten just in the same format. मैं खुद हमने कुछ और टॉपर्स को भी इंक्लूड किया है. गौरव बुडानिया सर हैं जो 2020 में ऑल इंडिया रैंक 13 आए थे. उनके आंसर्स और मेरे आंसर्स जो हैं हमने लास्ट 6 years में handwritten लिखे हैं with good quality and including all the dimensions that you should have in an answer when you go to write your mains. And definitely अगर आप ये answers को follow करके एक standard बनाएंगे तो you are going to clear this exam with a very good rank. मतलब yes, definitely you will clear it. And then ways in which India can overcome the challenges: engaging Taliban, यूजिंग SCO एंड सार्क बायलैटरल जो ग्रुपिंग्स हैं हमें उसे यूज़ करो और तालिबान को थोड़ा सा लेके आओ. देन ह्यूमैनिटेरियन एड अपना कंटिन्यू रखो. डीकपलिंग ऑफ तालिबान एंड पाकिस्तान, लेवरेजिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, एंड उसके बाद अ स्टेबल अफगानिस्तान. दिस इज द कंक्लूजन. अ स्टेबल अफगानिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. द स्ट्रेटेजिक बट केयरफुल एंगेजमेंट मस्ट बी मेड. अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने बात की है टेम्पलेट्स को यूज़ करने की. मैंने बात नहीं की है कि आपको इसमें एग्जाम्पल्स कैसे इंक्लूड करने हैं, कंटेंट को कैसे बेटर करना है और कीवर्ड्स को कैसे लेके आना है अपने आंसर में. आई एम जस्ट टॉकिंग कि आपको टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स एंड टू राइट इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम. चलें नेक्स्ट टेम्पलेट पे चलें. अब नेक्स्ट टेम्पलेट एक है जो कि गवर्नेंस में इंक्लूडेड है. गवर्नेंस का जो पार्ट है जिसमें हम बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आते हैं. जैसे मैंने कल भी कहा था, फॉर एग्जांपल NHRC पे क्वेश्चन आ गया, CBC पे आ गया, CBI पे आ गया, और भी NGT पे आ गया, इलेक्शन कमीशन पे आ गया.
इन सारी बॉडीज और इंस्टीट्यूशन का एक ही निचोड़ निकल के आता है कि आपको ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं एंड योर आंसर विल बी परफेक्ट। इससे ज़्यादा आप एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, और इसी को ही अगर आप एनरिच कर लें अपने वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम इन द रियल टाइम एग्जाम हॉल। अरे सो पीपल नाउ, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, एनजीटी है, सीबीसी है, सीबीआई है, तो कहाँ पे कोई चैलेंजेस होंगे, तो वो क्या चैलेंजेस होंगे कि इलेक्शन कमीशन में हमारे पास स्टाफ नहीं है, पीपल की कमी है। पीपल की भी अब दो तरीके से कमी है, या तो स्किल्स नहीं है लोगों के पास, या फिर स्केल नहीं है, मतलब साइज नहीं है उतना कि जितने लोग हमें चाहिए रिक्वायर्ड है उतने लोग अवेलेबल नहीं है हमारे पास किसी भी इंस्टीट्यूशन में। आप आरटीआई वाले इंस्टीट्यूशन ले लो, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं है हमारे पास, आप इलेक्शन कमीशन के टाइम पे देख लो, वहाँ पे भी हैसल्स चलती रहती हैं। तो इसीलिए हमारे पास स्किल की भी कमी है और हमारे पास स्केल की भी कमी है। देन पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस में भी अब इलेक्शन कमीशन को क्यों कहते हैं कि वो जो है वो इट इज विदाउट टीथ, बिकॉज उनके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है, दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है पावर्स और फंक्शंस की कमी है, ऑटोनॉमी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दीज आर द इश्यूज। देन अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे डू इज दे डू पोस्ट रिव्यू ऑफ एनी पॉलिसी विच इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। सो इट डज नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी एंड इट डज नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी। प्रोसेस में दिक्कत है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वेदर इट इज एफिशिएंट और इफेक्टिव और इकोनॉमिकली इट इज रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट। सो एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात है, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास लोग एक्सेसिबल नहीं है वो लोगों के लिए, डिजिटलाइज्ड नहीं हुए हैं अभी तक, तो ये वाले चैलेंजेस डेफिनेटली आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे ही आएंगे। Now how I have used this in an answer, let's see that. So reforms required in civil services, this is the part of the question in which I have applied the template. Now what is the question, let's first read that. Initially civil services in India were designed to achieve the goal of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? They are talking about civil services कि initially it was designed to achieve neutrality and effectiveness, but धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ है. Do you agree with that? तो इसके लिए मैंने लिखा कि introduction जिसके अंदर मैंने कीवर्ड से स्टार्टिंग करी, स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, बिकॉज दे टॉक्ड अबाउट neutrality, effectiveness, etc. So I mentioned that by using a diagram. Then reasons for not able to achieve neutrality and effectiveness. I have not used that in this part, but I have used that in the next part कि क्या reasons हैं. Reasons is कि independence नहीं है हमारे civil servants के पास. Then legacy of colonialism की legacy है, infrastructure का issue है, dilemma in personal versus professional goals है. We follow a Weberian bureaucracy which is more rules based, hierarchy based and not roles based. Then ivory tower approach है which led to disconnect with the people. Promise of post retirement appointment है जो neutrality और effectiveness को hamper करता है. Now what are the reforms required in the civil services? In this part I have used the template. For example क्या अब template पे जाके देखते हैं कि क्या reforms required है civil services में. क्या reforms, सबसे पहले तो skill. हमें क्या है, बिकॉज आर सिविल सर्विसेज इज जनरलिस्ट इन नेचर, हम लोग जो हैं वो पोस्ट ज्वाइनिंग जो है वो ट्रेनिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट आए कोई भी, तो इसलिए वी डू नॉट हैव स्किल्ड मैन पावर विच इज़ एक्वेंटेड विद टेक्नोलॉजी. एआई जैसे अब जितनी रिसेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा क्या होता है, बिग डेटा एनालिसिस, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज में नन ऑफ आवर सिविल सर्वेंट इज अडेप्ट. देन autonomy नहीं है in functioning and implementing the policies because we are dependent on the politics.
एंड अकाउंटेबिलिटी भी नहीं यूज़ करते हैं हम, यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेट्रिक्स टू इंश्योर द एफिशिएंसी. And we must focus on, we should transform from rules based to rules based civil services to make the civil services more efficient. To make it more effective, we need to have some ethical and moral values, and we need to also upgrade our administrative setup by setting up the civil services board. So मैंने क्या किया, अगर मेरे दिमाग में ये पॉइंट्स हैं, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया कि कहीं ना कहीं पे स्किल अपग्रेड करनी है, हमें स्केल अपग्रेड करना है, हमें अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, हमें उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बढ़ाना है, हमें उन्हें मोर पावर्स देनी है, उनके रूल्स बेस्ड से रूल्स बेस्ड पे जाना है. तो ये सब जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा, मेरे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे. अब वो कितनी इफेक्टिव लैंग्वेज में आप लिखेंगे, कितने कीवर्ड्स को यूज़ करके लिखेंगे और कितने एग्जाम्पल्स को यूज़ करके लिखेंगे, वो आपकी क्वालिटी को इनरिच करेगा. तो ये एक बेसिक स्टेप है जो आपको इनिशियली आंसर राइटिंग में स्टार्ट करना है, अपने आंसर्स में लेके आना. जैसे जैसे आपको ये फिट हो जाएगा ना आपके दिमाग में, आपको उसके बाद मोर एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, मोर उसको इनरिच करना है अपने आंसर्स को, ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो बेस्ट पॉइंट्स निकल के आए. So this is how I have written it in an answer. I have also used the Nolan committee, Hota committee and second ARC recommendations. Then mission Karma Yogi जो भी आया था, and steel frame and foundation of समृद्ध भारत. So you have to give good content. मतलब 114 नंबर ऐसे नहीं आएंगे. वो आप अगर जनरल कंटेंट लिखेंगे तो 90 नंबर 95 नंबर आ जाएंगे. But getting into 100 plus marks will require this much of content and this much of quality in your answers. And believe me, GS2 का पेपर मेरा equally वहाँ पे भी अच्छा ही हुआ था. इनफैक्ट GS1 का भी अच्छा हुआ था. मैंने GS1 के पेपर में रियल पेपर में कम से कम 4-5 वर्ल्ड मैप्स बनाए थे. इंडिया के मैप्स तो बनाए थे, वर्ल्ड मैप्स मैंने बनाए थे 4-5. और GS2 में आई हैव रिटन टू मच ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस, आई हैव रिटन too much of examples, too much of data facts, and also very good quality points as I have just mentioned. Then there is infrastructure. GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कभी भी कोई भी प्रीवियस के पेपर उठा के देख लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे ही आएंगे. लास्ट ईयर का तो फर्स्ट क्वेश्चन ही PPP इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, GS3 का बेस्ड. GS3 में कंपैरेटिवली सबको ही कम मार्क्स मिले हैं. उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट मुझे सेटिस्फैक्शन थी जब मैं GS3 का पेपर लिख के आई थी, क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू एडिशन और क्वालिटी आंसर्स लिखे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी है, तो इसलिए मैं तो सेटिस्फाइड थी. बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स ऑल्सो इन GS3 बिकॉज सबको ही यही मार्क्स मिले हैं इस बार. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ब्रिजेस बन रहे हैं, अगर कोई रोड्स बन रही हैं, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल बड़े ऑफिसेस बन रहे हैं, या फिर कुछ भी रियल एस्टेट में काम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा? एक तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा, कनेक्टिविटी आ जाएगी. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में फॉर एग्जांपल डैम्स बने थे और वो रोड ओवर ब्रिजेस बने थे, तो उससे क्या हुआ कि कनेक्टिविटी बढ़ी वहाँ के लोगों की. उससे सोशल इम्प्रूवमेंट होगी लोगों की. जो पॉवर्टी और जो चीज़ें उनके पास नहीं पहुँच पाती थी, वो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी. उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट भी कर सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं डेली अपनी लोकेशन से. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड पुश टू इकोनॉमिक ग्रोथ. जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, उतना ज़्यादा प्राइवेट बूस्ट मिलेगा, क्राउडिंग इन होगी, और उससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर GDP ग्रो करेगी तो वो सारी सेक्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा. सो यही सब पॉइंट्स को कोलेट करके यहाँ पे लिखा गया है कि नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है हमें. बिकॉज सोशल रिक्वायरमेंट है, कनेक्टिविटी आएगी, पीस, सिक्योरिटी. अब अगर कोई बॉर्डर पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बॉर्डर रोड्स बन रही हैं, तो उससे पीस और सिक्योरिटी डेवलप होगी ना, क्योंकि हम लोग मोबिलिटी ऑफ आर्मी और अदर फोर्सेस जो है वो ईजी हो जाएगी. सो पीस, सिक्योरिटी. देन इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कम होगी.
इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हाई ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट गैप रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? अब सोसाइटी को बेनिफिट होगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होगा। वो बेनिफिट क्या है कि इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच पाएंगी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट हैज़ सम ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स, फॉर एग्जांपल भारत नेट, जिसको हम हर एक ग्राम पंचायत को एक फाइबर नेट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ग्राम पंचायत डिजिटलाइज्ड होंगी तो एक वेलफेयर स्कीम्स की को पहुंचाना इजी होगा लोगों तक, और लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उनको एक जगह पे लेके आना इजी होगा। डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं होगा, हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं किसी भी काम को। देन इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स, एज आई सेड कि अगर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी तो क्राउड इन करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और बहुत सारे अदर मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा तो एफटीआई इंक्रीज होगी, एफटीआई इंक्रीज होगी तो बहुत ज़्यादा अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एफटीआई होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन 2022 का GS3 का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स? कि ट्रिपल-P क्यों रिक्वायर्ड है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में? एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रिपल-P मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। कि ट्रिपल-P रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया को डेवलप करने में कैसे हेल्पफुल है। अब again giving an introduction which includes some of the data facts quoted by the economic survey, and then ट्रिपल-P for infrastructure projects. See, क्यों, why is ट्रिपल-P required? सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी अपने आंसर में जब आप स्ट्रक्चरिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इजीली सॉल्व तभी होंगे जब आप ये हेडिंग जो है वो सेम हेडिंग बनाएंगे जो कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग्स थी कि वाई इज ट्रिपल-P रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? ट्रिपल-P for infrastructure projects, same heading as given in the question. क्यों जरूरी है ट्रिपल-P for infrastructure projects? Because it will improve the connectivity. यहाँ से पढ़ लेते हैं। It will improve the connectivity, better access to capital, increase connectivity. ट्रिपल-P मतलब प्राइवेट के साथ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कैपिटल एक्सेसिबल होगी, कैपिटल एक्सेसिबल होगी तो कनेक्टिविटी ईजी होगी। सस्टेन्ड हाई ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर ट्रिपल-P आ रही है किसी भी मतलब एज एन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक के साथ मिलके आ रही है, एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ एयरपोर्ट्स। अब जो दिल्ली वाला टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है वहाँ पे अब क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई तो ज़्यादा से ज़्यादा रश होने लग गया, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी वहाँ पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे अदर तरीकों से भी एयरपोर्ट्स पे जो है रेवेन्यू आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उससे। और क्या होगा कि अगर जिस जगह पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट किसी एरिया में जहाँ पे उसकी रीच उतनी नहीं है बट प्राइवेट सेक्टर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, तो गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक के साथ मिलके एक ऐसा कर सकती है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दे जहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो और अदरवाइज गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो। ऐसे करके हम कुछ एक सोसाइटी के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। सो प्रोविजन ऑफ एसेट्स कर सकते हैं जबकि कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे हमारे फिजिकल स्पेस पे। रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया कम हो जाता है, और मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ऑल द अदर सेक्टर्स इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको क्या समझ नहीं आया था। मैं हर तरीके से कोशिश करूंगी कि आपको कैसे बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊँ जो मेंस आने तक आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो। आई एम प्लानिंग कि मैं एक वीडियो एथिक्स पे बनाऊँ, एक वीडियो एस्से पे भी बनाऊँ, बिकॉज आई थिंक कि जो मैंने एस्से और एथिक्स में किया था वो पैरेलल था और उसने ही मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव देन। So for example, improved connectivity, sustained high growth, bridges the infrastructure deficit, efficient effective delivery and multiplier effect. Then in the redevelopment of railways, how it is important, but there are again some of the challenges and what Vijay Kelkar committee has recommended.
The last template that I want to discuss right now is the template on agriculture. Agriculture again in the GS3, it is a very important role. इस साल मुझे याद है कम से कम भी तो 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर से पूछे गए थे. नाउ एग्रीकल्चर, आई डोंट वांट टू से कि ओनली एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स डेयरी सेक्टर, it includes food processing, it includes डेयरी सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, इरिगेशन, इट इंक्लूड्स एमएसपी एंड और क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इरिगेशन, एमएसपी, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, और भी बहुत सारी जगहों पे आप ये वाला इसको लगा सकते हैं. ऐसे ही मैं बताना भूल गई कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला पे क्वेश्चन है, सागरमाला पे क्वेश्चन आ गया, ट्रिपल पी पे क्वेश्चन आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रियल एस्टेट पे क्वेश्चन आ गया, और भी गति शक्ति पे क्वेश्चन आ गया, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम. तो उसमें आप ये सब यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स को. अब वो यूज़ कैसे और किस तरीके से करना है, ये थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ और कैसे इसको यूज़ करना है. अब इन सेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना, हाउ वी कैन यूज़ इट. अगर एग्रीकल्चर है, नीड ऑफ एग्रीकल्चर है, नीड ऑफ डेयरी सेक्टर है, नीड ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उससे क्या होगा, कुछ सोशल बेनिफिट्स होंगे. डेफिनेट सी बात है कि फूड प्रोसेसिंग आएगी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर गांव में आ जाती हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लोगों की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बढ़ जाएगी. तो उससे क्या होगा, लोगों की इनकम डबल हो जाएगी, इनकम मिलने लग जाएगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होगी, तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी. ये सब इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है कि सोशल सेक्टर में इंक्लूसिवनेस आएगी, पॉवर्टी कम होगी. टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या होगा कि डिमांड क्रिएशन होगी टेक्नोलॉजी की. अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आएगा तो कुछ टेक्नोलॉजी भी आएगी उससे रिलेटेड. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो हमारा है अभी कि हमारी फूड वेस्टेज इतनी ज़्यादा होती है तो उसमें हेल्प होगा. इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली व्हेन फूड वेस्टेज कम होगी तो हम उन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक्चुअल में यूज़ हों, वेस्टेज नहीं होगी. तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प होगा, वाटर एयर सोयल पोल्यूशन नहीं होगा, इकोनॉमिक में मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉलिटिकल में रीजनल इश्यूज और प्रोटेस्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि जब फार्म डिस्ट्रेस होता है तो वो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज के साथ में आता है, तो वो सब नहीं होंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा WTO आ गया और ये सब. सो नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने इसको यूज़ किया हुआ है. क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ये भी 2022 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, 3 या 4, एक बार ही आप देख लेना. Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India. Robust growth rate of 5 to 6%. मतलब introduction, any introduction. Now scope of food processing industry. उन्होंने पूछा है what is the scope of food processing industry, significance of food processing industry. Same to same heading आएगी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है. ह्यूज प्रोडक्शन बेस है हमारा. क्या स्कोप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन बेस अच्छा है. मिल्क में हम हाईएस्ट हैं, जिंजर, बनानास, गुआवा, इन सब में हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैं. एंड देन वी आर सेकेंड इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, वीट एक्सेट्रा. देन इससे क्या होगा, स्कोप और क्यों है कि लोगों की इनकम जो है ना, डिस्पोजेबल इनकम, वो बढ़ रही है और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है. पहले हम सिर्फ ग्रेन्स खा रहे थे, अब हमारा जो है वो लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है तो हम नट्स की तरफ या फिर और बेटर प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं. तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स. देन ऑल्सो वी हैव द जियोग्राफिकल एडवांटेज ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट अरेबल लैंड एंड डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. Then also we have favorable government policies. For example, food processing is a sunrise sector in India, and we do have a shopping mall culture in the tier 1 and tier 2 cities जहाँ पे हम processed food को लेना पसंद करते हैं. Then what is the significance of food processing industry? If we go on the template, significance of food processing industry, diversifying the income sources of the farmers.
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी तो फार्मर्स के लिए इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे. देन देयर विल बी कोल्ड चेन्स आएंगी विच विल रिड्यूस द फूड वेस्टेज. मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, डेवलप्स अदर सेक्टर्स, डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम. एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को कम होगा क्योंकि अगर हमारे पास फूड वेस्टेज कम होगी, फूड प्रोसेसिंग बेटर होगी, तो उससे हमारी जो इन्फ्लेशन हो जाती है ना, एक प्याज महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए एक सीजन में, तो ये नहीं होगा. It will build the trust and promote the crop diversity. It encourages more exports. Let's see कि मैंने इसको आंसर में कैसे लिखा है. Significance of food processing industry, that it will reduce the poverty, it will bridge the infrastructure gap via the cold chains, multiplier effect of forward and backward linkages, doubling of the farmer's income and curtails the distress selling, and it curbs the food inflation by creating buffer and ensures the food security. Reduce the protest and build trust and strategic autonomy. Now क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया था कि elaborate the scope and significance of food processing industry, but going forward I have also written some of the steps that the government has already taken in the food processing sector. For example, the PM Kisan Sampada Yojana, PM formalization of micro food processing scheme, 100% FDI in food processing sector. So एक 10 मार्कर क्वेश्चन में भी आप कैसे कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो by including some of the micro diagrams, including equal number of points, 5 and 6, 11 points. मैंने 11 पॉइंट लिखे हैं एक 10 नंबर के क्वेश्चन में. एक 3 पॉइंट्स इसके भी हो गए विच आर द स्टेप्स टेकन, एक इंट्रोडक्शन अलग और कंक्लूजन अलग. बिलीव मी, आप ये सब कुछ लिख सकते हो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 मिनट्स. अगर आप टेम्पलेट्स यूज करोगे तो इतना सब कंटेंट आप 6 मिनट्स में लिख सकते हो. और इफ़ यू कैन आस्क मी मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों की कॉपीज़ देखी हैं जो मेंस लिखते तो हैं हर 3 साल 4 साल रेगुलर, बट उनका कंटेंट और क्वालिटी ऐसे टाइप ऑफ आंसर्स नहीं होते हैं. उनके कुछ कुछ स्ट्रक्चर में भी इशू होगा, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स और वैल्यू एडिशन में कमी होगी, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होंगे, इनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं लिखे होंगे, और क्वेश्चन की डिमांड कहीं ना कहीं मीट नहीं हो रही होगी. और ये होना बहुत लाजमी है. क्योंकि जब भी हम इन्वायरमेंट में होते हैं ना, उसमें जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ था जब मैं GS 1 लिख रही थी कि वो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मेंस लिखा था, और वो पहली बार मैं उस प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में थी. और जब एग्ज़ाम हॉल में जाके जब आप कुछ अनसर्टेन क्वेश्चंस देखते हैं जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो फेयर क्रिएट करता है और प्रेशर क्रिएट करता है आपके ऊपर. एंड व्हेन यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एनी ऑफ द मेंस पहले, तो यही चीज़ें काम आती हैं जो आपने पहले से अपने कंटेंट में बिठाई होती हैं. आपको पता होता है कि आप कोई भी अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे टैकल करोगे, बिकॉज यू हैव नॉट ओनली इनफ कंटेंट बट यू हैव स्ट्रैटेजी एंड फोकस कि कैसे, एक स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है कि कोई भी अनसर्टेन पेपर को, आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है. सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड दैट आई हैड. यस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो हैंडआउट्स के लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करने हैं वो पता चलेंगे. और जो कॉपीज़ की मैं, जो हैंड रिटन आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें से ये सैम्पल नोट्स लिए गए हैं, वो हैंड रिटन आंसर्स भी आपको विद इन 1 और 2 वीक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे डिफरेंट साइट्स पे. सो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से इस मेंस को लिखेंगे. जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड है, मैं चाहती हूँ कि वो मेंस ख़त्म होने के बाद मुझे बोलें कि मैं आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प, हमें आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली. सो विद दैट नोट एंड विद माई टैगलाइन, कर हर मैदान फतेह, आपको हर मैदान सच में फतेह करना है और नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बस एक हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ लगे रहिए. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर दिस. Thank you to my students and stay tuned and wish you all the best. Thank you so much.